मित्रों, आप सभी इस समय अपने समीक्षा अधिकारी के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर आपकी 11 तारीख को होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है और आपको अपने सेक्टर के बारे में पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, अंतिम समय में आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करते हुए आपको आंकड़ों को देख लेना है। एक बार जितने भी आंकड़े हैं उनको आप एक तरीके से अच्छे से देख लीजिए। अभी आपने देखा कि पिछली क्लास में हमने जो आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं, उन आंकड़ों को हमने किस तरीके से दिखाया है, अभी हम उसको आपको बताते हैं कैसे हमने उनको बताया हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको भी देख रहे हैं। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शरीर एवं स्वास्थ्य विषय कुछ वैज्ञानिक कुछ घटनाक्रम है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विश्व तपेदिक रिपोर्ट, आप देख रहे हैं कि इस समय कैंसर, तपेदिक, ये सब जो डिजीज हैं वो तेजी से भारत में लोगों की एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। और अभी भारत सरकार द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी और भारत सरकार ने भी इस संबंध में अपने कई रिपोर्टों में इसका हवाला भी दिया है कि भारत में तेजी से जहां पर तपेदिक के रोगी बढ़े हैं और उनको रोकने के लिए भी तेजी से प्रयास भी किए गए हैं। काफी कुछ इस पर इसमें सफलता भी मिली है। इसी प्रकार से वैश्विक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें हालिया रिपोर्ट के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। भारत सरकार द्वारा जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, कब तक हम 2024, 2025, 2027 तक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उसका भी हवाला दिया गया है। उसमें भी बताया गया है कि कैसे किस प्रकार से भारत सरकार इसको रोकने के लिए अग्रसर है। तो आते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। ये रिपोर्ट है, विश्व तपेदिक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ये बातें बताई गई हैं कि 7 नवंबर 2023 को रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको जारी किया है। ठीक है, WHO ने जारी किया है और इसमें 192 देश शामिल हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 99%। ठीक है, 99% हैं। तो 192 देशों के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरा प्रमुख है। ठीक है, तो नंबर 1 पर क्या रहा है, कोरोना रहा है। नंबर 1 पर कोरोना रहा है और नंबर 2 पर टीबी। हालांकि कैंसर का भी तेजी से हो रहा है, कैंसरस डिजीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं विश्व भर में। भारत तो उसमें और भी आ गया है, विश्व भर में कैंसरस डिजीज संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कहा है, कोरोना वायरस के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरे प्रमुख कारक है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित हुए लोगों की संख्या लगभग 7.5 मिलियन रही है। WHO द्वारा वर्ष 1995 से प्रारंभ की गई वैश्विक टीबी निगरानी से के बाद से टीबी से पीड़ित लोगों की यह उच्चतम संख्या है। ठीक है, तो 1995 से 2022 तक अगर देखा जाए तो ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। ठीक है, तो 1995 से 2022 तक, वर्ष 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और वर्ष 2022 से विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर भी तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, एक पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया और एक पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहीं से आपके रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिए। अब वर्ष 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर आप देखें तो अगले पॉइंट पर वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर प्रतिवर्ष 133 रही है। आइए देखिए, इसमें देशों की संख्या को देखें कैसे है, किस प्रकार से है। अगर आप देशों की संख्या को देखते हैं, देखिए वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी के प्रसार दर प्रति 1 लाख लोगों में से, अगर आप देखें तो 1 लाख लोगों में से 133 मामले आए हैं। प्रति 1 लाख पर 133 का आंकड़ा आ रहा है। पूरे विश्व भर में 2/3 मामले 8 देशों में हैं। भारत में 27% लोग, नंबर 1 पर क्या है, भारत है। नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर इंडोनेशिया है 10%, नंबर 3 पर चीन है 7.1%, नंबर 4 पर 7%, नंबर 4 पर फिलीपींस है, नंबर 5 पर पाकिस्तान है, नंबर 6 पर नाइजीरिया है,
नंबर 7 पर बांग्लादेश है और नंबर 8 पर लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें अगर हम देखें, ठीक है, इन 8 देशों में, विश्व के 8 प्रमुख देशों में देखिए भारत नंबर 1 पर। भारत टीबी के मामले में, तपेदिक के मामले में भारत विश्व में सबसे 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर है। सबसे अधिक टीबी के मरीज कहाँ हैं? भारत में है। ठीक है, अगर हम देखें पूरा एशिया को देखें तो इसमें अंडर 10 में केवल एशिया और अफ्रीका है। अफ्रीका के केवल 2 देश हैं, जबकि एशिया के इसमें सभी देश हैं। भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी 6 देश जो है, 8 देशों में से 6 देश कहाँ के हैं? केवल एशिया के हैं, और 2 देश केवल अफ्रीका के हैं। यूरोप का कोई देश नहीं है। मैंने यूरोप और भी जो विकसित देश है पूरी तरीके से टीबी से मुक्त हैं। ठीक है, यानी टीबी में सबसे अधिक प्रभावी देश कौन सा है? भारत है। बहुत ही चिंता का विषय है ये। 22 सितंबर 2023 को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तपेदिक पर पहली उच्च स्तरीय बैठक 2018 में की गई थी। वर्ष 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया है, अर्थात 5 वर्षों की अवधि में वैश्विक रूप से 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा, इसमें 4.5 मिलियन बच्चे शामिल हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक टीबी के उपचार कवरेज को 90% कम करना है, यानी 90% जो है इसका उपचार कर लेना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया 2027 तक के लिए। ठीक है, अर्थात 5 वर्षों की अवधि में, इन 5 वर्षों की अवधि में वैश्विक रूप से 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 4.5 मिलियन बच्चे शामिल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका है, आप इनको देखिए, ये पॉइंट आपका है। बस 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य 90% निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक टीबी 27% भारत की रही। आपने यहाँ पर देखा नंबर 1 पर भारत रहा है, तपेदिक के मामले में नंबर 1 पर क्या है? भारत रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले भारत में है। ज्ञातव्य हो कि 9 सितंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, 9 सितंबर 2023 को 9 सितंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, 9 सितंबर 2022 को किया गया है। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से भी 5 वर्ष कम है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे कि उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने, ठीक है, यानी इंड निक्षय टीबी से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 रखा है, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त भारत के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है, जिसमें से मात्र 2 वर्ष बचे हुए हैं, और अभी भी विश्व में भारत में सबसे अधिक तपेदिक के रोगी भारत में ही हैं। मतलब इस दिशा में जो प्रगति है वो अत्यंत क्या है? धीमी है। इस प्रगति को और भी अधिक तेजी से बढ़ाना है, हालांकि इस दिशा में कार्य तेजी से हो रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए एक नई पहल चली गई है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल चली गई है, जिसके तहत टीबी के मरीजों को गोद लिया जाता है और टीबी दूर करने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से हो गया है टीबी मुक्त भारत के लिए। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हुआ है। 13 अक्टूबर 2023 को
पेरिस स्थित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के लिए अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्वघोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी है। कभी कभी जब ऐसा होता है तो प्रश्न पूछा जाता है उस साल कि भारत ने हाल ही में किस रोग से भारत को मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, जो ठीक है एवियन इन्फ्लुएंजा होता था, जो पोल्ट्री क्षेत्र में मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के संबंध में होता है, इसके लिए अपने आप को मुक्त घोषित किया है। और इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक शाखा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने क्या कर दिया है, इस पर अपनी मोहर लगा दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त भारत को मान्यता दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी विश्व अंडा दिवस के अवसर पर की गई। भारत अब अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, जिसको आप कहते हैं बर्ड फ्लू, से मुक्त हो गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला एक प्रकार से बीमारी है। ठीक है, तो मुर्गियों में होने वाली ये बीमारी है और इससे क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। आइए, मलेरिया रोधी टीका क्लियर हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। R21 मैट्रिक्स M क्या है, यह है द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है R21, ये ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके के प्रयोग की सिफारिश की। इस नए टीके का नाम है R21 मैट्रिक्स M। R21 मैट्रिक्स M ये मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO ने की है। उल्लेखनीय, इसके पूर्व वर्ष 2021 में WHO द्वारा SASO1 व्यवसायिक नाम है मास्क्यूरिक्स नामक टीके के प्रयोग की स्वीकृति दी गई थी। इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, R21, तो R21 मैट्रिक्स M टीकों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही साथ इस टीके के विकास में EDCTP यूरोपियन एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप, वेलकम ट्रस्ट और यूरोपीय निवेश बैंक ने भी सहयोग किया है। इस टीके के विकास में अमेरिकी जो प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स इंक की एडुवेंट प्रौद्योगिकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इस टीके में नोवावैक्स का मैट्रिक्स M एडुजुवेंट भी शामिल है। यह एक सैपोनिक आधारित एडजुवेंट है। सैपोनिक आमतौर पर चिली में पाए जाने वाले क्विलाजा सेपोनेरिया या सोबार्क में पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिनमें अद्वितीय औषधि गुण पाया जाता है। ठीक है, तो मान ले यहाँ पर कुछ अगर ऐसा आता है तो ध्यान रखिएगा केवल इसके लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इतना पूछा जा सकता है कि टीका मलेरिया रोधी टीका का विकास, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये आ सकता है, या फिर आ सकता है R21 मैट्रिक्स क्या है, R21 मैट्रिक्स M क्या है। तो R21 मैट्रिक्स M क्या है, ये भारत में मलेरिया रोधी भारत के विश्व भर में मलेरिया रोधी टीका है जिसे भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से तैयार किया गया है। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया है। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में WHO ने रोगी सुरक्षा अधिकार को अनावरण किया है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा के संदर्भ में सभी रोगियों के मूल अधिकार को रेखांकित करने वाला प्रथम ये रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर है। ठीक है, चलिए, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चार्टर पर हस्ताक्षर किया है, इसको कानूनी का दर्जा भी मिल जाएगा। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस पर जो है भारत में आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पर 17-18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया जाता है, गांधीनगर में होता है, गुजरात गांधी में। विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO के मार्गदर्शन में होता है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और WHO द्वारा किया गया था, दोनों के द्वारा। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसका केंद्रीय विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में उसके परिणामों को रेखांकित गुजरात घोषणा पत्र। पूछ लिया जाए आपका गुजरात डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो गुजरात डिक्लेरेशन का संबंध, अब दो चीज चर्चा में है, एक तो वाइब्रेंट गुजरात के लिए है और दूसरा आपका तो वाइब्रेंट गुजरात नहीं, वाइब्रेंट गुजरात के लिए गांधीनगर, ठीक है, लेकिन यहाँ तो वाइब्रेंट, यहाँ पर आपका आएगा गुजरात डिक्लेरेशन आएगा आपका पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, पारंपरिक, जिसमें आयुष मंत्रालय और WHO ने मिल करके इसका संपादन किया, ठीक है। ये आपका आता है गुजरात डिक्लेरेशन का संबंध जो है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से है, आयुष मंत्रालय की ओर से ये जारी किया गया है। तो प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के द्वारा गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया। 2 3 4 पॉइंट आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनको ध्यान रखना है। ज्ञातव्य है कि पारंपरिक औषधि चिकित्सा के प्रकारों में एक्यूपेंचर, अब इसमें शामिल क्या किया गया है? एक्यूपेंचर हो गया है, हर्बल औषधियां हो गए, स्वदेशी पारंपरिक औषधि, होम्योपैथी, पारंपरिक चीनी औषधि, नेचुरोपैथी, कायरोप्रैक्टिस उपचार, ऑस्टियोपैथी, आयुर्वेदिक तो यूनानी औषधियां इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में गुजरात में WHO पारंपरिक चिकित्सा पद्धति वैश्विक केंद्र की भी आधारशिला रखी थी। और WHO GCTM किसी विकासशील देश में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन केंद्र मिशन, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत तेजी से ये काम कर रहा है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ये विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में भी या ऐसे महिलाओं में एनीमिक डिजीज जो तेजी से फैलते हैं उनको रोकने के लिए प्रयास किया गया है, और जो एक बड़ी गंभीर समस्या बना हुआ है, महिलाओं के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या बना हुआ है, विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसको तेजी से लागू किया गया है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य कब है? वर्ष 2047 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन लक्ष्य। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इस मिशन को देश के 17 उच्च केंद्रीय राज्यों 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा, ठीक है। इस मिशन में 17 राज्यों को अधिक प्राथमिकता दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित इसमें आपके उत्तर प्रदेश एवं केरल भी शामिल है, ठीक है। ये राज्य है, 17 राज्य को इसमें प्राथमिकता दी गई है जहां सिकल सेल रोग का अधिक प्रसार होता है। सिकल सेल क्या है? एक एनीमिया आनुवंशिक रोग है जो माता पिता के जीन से संतान को पुश्तैनी तौर पर प्राप्त होता है। इस बीमारी में रोगी की RBC कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मान लिया पूछ लिया गया इसके रोग के बारे में पूछ लिया गया, तो ये आपको ध्यान देना है, रोग के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ये एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से उनके बच्चों में, ठीक है, जीन्स के माध्यम से जो हेरिडेटिक होता है और जो स्थानांतरण होता है उसी के माध्यम से पहुंचता है। इसमें रोगी की RBC कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है, जिससे सिकल सेल कहा जाता है। सिकल सेल यानी सिक्का होता है, हंसिया आकार में हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से RBC जो होती है वो इस तरीके से हो जाती है, RBC जो इस तरीके से हो जाती है, ये हो जाता है RBC का स्वरूप जो है इस तरीके से हो जाता है RBC, ठीक है। तो सिकल सेल मतलब सिकुड़ जाती है, ऐसे कह लीजिए कि RBC जो होती है वो विस्तारित ना होकर के बल्कि वो सिकुड़ जाती हैं और ऑक्सीजन को गेन कर पाने में समस्या होती है, जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो नहीं बन पाता है, ठीक है।
और इससे शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन के संचार में भी कमी होती है, ये समस्या पैदा होती है। यह सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन व रक्त की कमी होने लगती है। ठीक है, तो धमनियों में अवरोध उत्पन्न करता है जिससे कि हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी होने लगती है। तो ये सब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिकल सेल अभियान चलाया जा रहा है। भारत के 17 राज्यों में प्राथमिकता के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें आप देखेंगे दक्षिण भारत के आप तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल है और केरल भी शामिल है। मतलब पूरा लगभग पूरा दक्षिण भारत है और उत्तर भारत के भी अधिकांश राज्य इसमें शामिल हैं। ठीक है, यह सिकल सेल कर देता है। विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, बेलीज मलेरिया मुक्त, जून 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, पराग्वे, अर्जेंटीना और सल्वाडोर ने भी बस 2018, 19, 21 में मलेरिया मुक्त देश हुए। इसके अतिरिक्त बेलीज 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला देश तीसरा देश बन गया है। चलिए आइए, मार्च 2023 में WHO द्वारा अजरबैजान और कजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। विश्व मलेरिया रिपोर्ट और भारत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। यहाँ आप देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये विश्व मलेरिया रिपोर्ट 30 नवंबर 2023 को WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, जिसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 2022 में विश्व स्तर पर लगभग 6 लाख लोगों को मलेरिया से मृत्यु भी हुई है। WMR 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत में 66% के लिए जिम्मेदार है। मतलब सबसे अधिक मलेरिया दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर है, भारत है। लगभग 66% यहाँ पर होता है। ठीक है, WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क स्थापित किया। 20 मई 2023 को WHO ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों के खतरों से लोगों की रक्षा करना है। IPSN का सचिवालय WHO हब फार्म, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वन वर्ल्ड वन TB समिट 2023 24 मार्च को आया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका, पूरा हो गया। अब आते हैं अद्यतन पर्यावरण विज्ञान को, जल्दी से देख ले। आइए देखें, नीलगिरी तहर परियोजना क्या है। नीलगिरी तहर परियोजना क्या है? 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया है। ज्ञातव्य है कि 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण से नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की। तो नीलगिरी तहर क्या है? ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। ये भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों 2022 से 27 के अवधि लागू किया गया है। इसके तहत संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी घोषित किया गया है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में नीलगिरी तहर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर होता है। ठीक है, और तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है और देश में पहला ऐसा कोई राज्य है जिसने अपने राजकीय पशु को संरक्षण के लिए किसी ऐसी योजना की शुरुआत की है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा क्या 100% पूछे जाने की संभावना है। 100% वाला है, आपके समीक्षा अधिकारी में भी और यूपी PCS किसी में पूछा जा सकता है कि देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य सीधे सीधे पूछा गया है। इसके पहले भी पूछा गया, भारत में इसमें कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, ये सीधे सीधे पूछा गया है। तो 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की है। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, तो ध्यान रखिएगा देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन है? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश। ये बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। ये देश का 54वां जबकि मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को क्या है? बाघ प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो 54वां जबकि मध्य प्रदेश का यह 7वां बाघ अभ्यारण्य है।
पारिस्थितिकी, पशुवर्ग, वनस्पति और प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारण से नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के रूप में गठन कर दिया गया है। यानी दो एक साथ मिला लिए गए, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला करके क्या बना दिया गया, दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया है। दोनों को मिला करके कर दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हो गया है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य और देश का 54वां 54। यही पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में या 2023 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हो चुके हैं, ठीक है, स्थापित हैं। तो ये आपको हो जाएगा 54, 54 आपको टिक करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, याद रहेगा, हमें लगता है बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इस अभ्यारण्य में 1 लाख इसमें 1414 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। और इस प्रकार इस बाघ अभ्यारण्य का संपूर्ण क्षेत्र इसमें आता है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी और उन्हें मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए किए गए उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश में इस बाघ अभ्यारण्य कुल 7 है। कौन कौन है इसको एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार आया है कान्हा अभ्यारण्य, बहुत बार पूछा गया है, 2007 में स्थापित किया गया था। तो 2007 में आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, एक साथ 5 जो है 2007 में किए गए थे। तो कान्हा अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य, सतपुड़ा अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य और पन्ना अभ्यारण्य, ये 5 जो है एक साथ 2007 में स्थापित किए गए। इसके अलावा संजय धुबरी अभ्यारण्य 2011 में है और फिर वीरांगना दुर्गावती है 2023 में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका है रानी दुर्गावती, 2339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये है। दूसरा आपका है सतपुड़ा है, तीसरा आपका कान्हा है, चौथा आपका जो है संजय धुबरी है और 5वां फिर आपका बांधवगढ़ है, पन्ना है, फिर बांधवगढ़ है। तो ये है आपका, तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। नमो 108, ठीक है। नमो 108 क्या है, जब भी नमो आता है तो उसका मतलब तुरंत आ जाता है ना से नरेंद्र, से मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के नाम से कमल, नरेंद्र मोदी के नाम से कमल की नई प्रजाति विकसित की गई है नमो। हालांकि ये मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। नमो 108 याद रखिएगा, नमो 108 क्या है, तो नमो 108 क्या है, कमल की नई प्रजाति है। नमो 108 कमल की नई प्रजाति है, आपको याद रखने के लिए याद रखिएगा। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की एक नई प्रजाति का अनावरण किया। इस पर कमल अभियान चलाया गया है, लोटस, ठीक है। कमल की जिस नई प्रजाति का शुभारंभ किया उसमें 108 पंखुड़ियां हैं। अब 108 पंखुड़ियों के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, नमो 108 रखा गया है। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। कमल के पुष्प की अन्य प्रजातियों के विपरीत नमो 108 प्रजाति मौसमी परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक लचीली है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कहाँ विकसित किया गया, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित CSIR केंद्र से इसको विकसित किया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, कमल की नमो 108 प्रजाति मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कई वर्षों से पहले हुई थी। नमो 108 भारत में कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से क्या है, सीक्वेंस्ड किया गया है। चलिए, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके PCS में, समीक्षा अधिकारी में। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन का 5वां चक्र पूरा हो गया और इसके परिणामों को स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रीडर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 के नाम से रिपोर्ट में किया गया है। इसे केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682 है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कुल इतना है, ठीक है। भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान हो गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ये दोनों रिपोर्ट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की कितनी संख्या है, 3682। 3 6 3 3 दूनी 6, 2 जोड़ दीजिए 8 और 2 3682, याद रखिएगा 3682, 3 6 8 2
3 और 6 कितना हो गया, 3 और 3 का दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और 8 और 2, ये ध्यान रखिएगा। विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास यानी प्राकृतिक रूप से बाघों का निवास कहाँ है, भारत में है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उल्लेखनीय कि इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की थी। उत्तराखंड स्थित कार्बेट अभयारण्य पार्क में बाघों की सबसे अधिक संख्या 260 है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। उत्तराखंड स्थित कार्बेट बाघ अभयारण्य बाघों की संख्या कितनी, 260 है। तत्पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य 150 बाघ का, कर्नाटक के ही नागरहोल बाघ अभयारण्य में 141 बाघों का है। मध्य प्रदेश में 785 है, कर्नाटक में 563 है, उत्तराखंड में 560 है, महाराष्ट्र में 444 है, तमिलनाडु में 306 है। ये है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 785 बाघों की संख्या है, कर्नाटक में 563 है, उत्तराखंड में 560 है, महाराष्ट्र में 444 है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, बाघों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश को। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या यहाँ है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड के स्थित कार्बेट बाघ अभयारण्य बाघों की संख्या सबसे अधिक 260 है। चलिए, ये है आपका। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितना है, 205 है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की अपनी इस तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने के पूरे में स्मरणोत्सव की शुरुआत की थी। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। चलिए, ये हो गया आपका। भारत में चीते का पुनर्वास। अब देखिए, इसके बाद तो प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्यासन रहने के लिए मुक्त कर दिया। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया था। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया तो उनमें से 5 मादा चीते थे और 3 नर चीते थे। ठीक है, वर्ष 1952 में, क्योंकि ये पहले का पुराना प्रश्न, इस पर प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसी क्रम 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए तो 2 दिन नामीबिया से लाया गया 8 चीते लाए गए थे, और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया। 2 देशों से 8 और 12। 26 मई 2023 को 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। महेंद्र पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। महेंद्र गिरी पहाड़ी को उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता स्थल है। हालांकि 20 मार्च के ही आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लिया आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारत के 75 रामसर स्थल हैं। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण ने इसको शामिल किया गया था। चलिए, भारत में स्थित रामसर स्थल कुल कितने, 75 है। इसमें 3 की संख्या और बढ़ी है। सबसे अधिक जो है आप देखते हैं तमिलनाडु में है, 14 है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, पंजाब में 6 हैं, को आप लोगों ने देखा है और इस पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है पिछले साल। ठीक है, चलिए, ये हो गया। तो इस तरीके से पर्यावरण विज्ञान भी आपका हो गया है। अब आता है आपका रक्षा विज्ञान, आता है आपका डिफेंस, आता है रक्षा प्रौद्योगिकी, और इसमें कई महत्वपूर्ण रक्षा मिसाइलें हैं। इस पर एक बार जल्दी से चर्चा कर ले, फिर हम देख लेंगे। प्रमुख युद्धाभ्यास भी यहाँ पर देख लेंगे। INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INS इम्फाल 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित समारोह भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं INS इम्फाल, INS इम्फाल कहाँ का है, ये नॉर्थ ईस्ट के
किसी शहर के नाम पर रखा गया भारत का पहला, ये आपका क्या है, भारतीय नौसैनिक पोत है। ठीक है। किसी भी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत के मुकाबले में आईएनएस इम्फाल के निर्माण में परीक्षण में सबसे कम समय लगा है। भारतीय नौसेना में तैनाती से पहले इस पोत से विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इससे ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये इम्फाल पोत परमाणु हथियार, जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों की स्थिति में लड़ने के लिए सुसज्जित है। आईएनएस इम्फाल परियोजना 15B के तहत निर्मित किया गया तीसरा युद्धपोत है। अब आइए परियोजना 15B क्या है, इस पर देखिए। देखिए परियोजना 15B ये इंपॉर्टेंट है। P1B परियोजना 15B क्या है, देखिए 1, 2, 3 और 4। ये कौन बना रहा है, परियोजना 15B। प्रोजेक्ट 15B क्या है, प्रोजेक्ट 15B क्या है, जिसके तहत 4 पोतों को बनाया जाना है। परियोजना बी के तहत 4 पोतों का निर्माण करना है, जिसमें आईएनएस विशाखापत्तनम है, आईएनएस मर्मुगोवा है, आईएनएस इम्फाल है और आईएनएस सूरत है। ठीक है, ये 4 हैं और 4 में से पहला आईएनएस विशाखापत्तनम 21 नवंबर 2021 को शामिल कर लिया गया है। दूसरा आईएनएस मर्मुगोवा 18 दिसंबर 2022 को शामिल किया गया। आईएनएस इम्फाल जो है 26 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इन पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक पोतों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ये बनाए गए हैं। विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक पोतों की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पूछा जा सकता है। परियोजना 15B क्या है, परियोजना 15B के तहत आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मर्मुगोवा, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत, देखिए 4 राज्यों का इसमें क्रम शामिल किया गया है। विशाखापत्तनम है, मर्मुगोवा है, इम्फाल है और सूरत है। अभी इसमें एक चौथा श्रेणी का ये भी बाकी है। ठीक है, तो ये है आपका आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन द्वारा किया गया। यह पोत लगभग 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। ये पोत 30 समुद्री मील, ठीक है, 30 समुद्री मील नॉटिकल मील से अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। चलिए, समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। समर क्या है, 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, समर क्या है, अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण श्रीलंका एयरफोर्स, कहाँ किया गया, श्रीलंका एयरफोर्स आंध्र प्रदेश में किया गया। समर एक कम दूरी की त्वरित प्रक्रिया वाली सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, तो इस पर मार करती है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। समर मिसाइल की मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जा सकता है। समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मानव रहित हवाई वाहनों से भी, ठीक है, हवाई वाहनों से भी इसे उड़ान किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है ये, सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली है। इसका परीक्षण कहाँ गया, श्रीलंका एयरफोर्स आंध्र प्रदेश में किया गया। श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कब किया गया, अस्त्र शक्ति अभ्यास के दौरान इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया। मारक क्षमता कितनी है, 10 से 12 किलोमीटर, इसलिए क्या है, ये कम उड़ाई वाले क्षेत्रों के लिए देखी जाती है। ठीक है, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। अब देखिए प्रलय मिसाइल, तो ये होगी आपकी समर हो गई और प्रलय, समर मिसाइल हो गई, और फिर 7 नवंबर 2023 को डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल, प्रलय का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई थी, और वो आपकी कहाँ से की गई। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इससे पूर्व 22 और 23 दिसंबर 2021 को भी इसके 2 परीक्षण किए गए थे। प्रलय क्या है, एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा नहीं है, सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली लघु दूरी की मिसाइल है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। तो इस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये ठोस प्रणोदक, मतलब इसमें सॉलिड जो है ईंधन लगते हैं और कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होती है। यह मिसाइल केवल पारंपरिक उद्देश्य को वहन करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी वहन क्षमता कितनी है? 5 से 1000 किलोग्राम की लेकर चल सकती है और 3.5 से 500 किलोमीटर की दूरी तक ये मार कर सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन, पृथ्वी डिफेंस पीडीबी से नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की भी संज्ञा दी जा रही है। ये मिसाइल चीन की डोंगफोंग तथा रूस की इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य है। ये दोनों ही लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चीन के डोंगफोंग 12 से और रूस के 9 के 720 इस्कंदर से भी ये के समकक्ष हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी प्रश्न कई बार पहले पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, प्रलय कहते हैं, प्रलय आ जाएगा, तो जब ये चलेगी तो प्रलय आ जाएगा। और इसकी समकक्ष जो है कौन है? ये चीन की डोंगफेंग है और रूस की 9 के 720 है। ठीक है, ये दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं। चलिए, इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन पीडीवी से लॉन्च किया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लद्दाख के स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया। तो ये क्या है? लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया। बीआरओ द्वारा ये बनाया गया है। ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है? ये पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में भारत एवं चीन के मध्य एलएसी के बिल्कुल निकट है। यह एयरफील्ड लद्दाख समेत उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता बढ़ाएगी। लेकिन कि न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस में 2 एयरफेस पहले ही बनाए जा चुके हैं। ठीक है, लेह में और थोइस में 2 एयरबेस पहले से ही लड़ाकू एयरबेस चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ये तीसरा एयरबेस है, लद्दाख में बनने वाला तीसरा एयरबेस है। ठीक है, और सबसे ऊंचा, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड है ये, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। लद्दाख में है, लद्दाख में 3 एयरफील्ड बन चुके हैं जो आपके एलएसी के निकट हैं। ठीक है, नोचफू सुरंग 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नोचफू सुरंग का भी उद्घाटन किया। ये सुरंग 500 मीटर लंबी है। चलिए, IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त हो गया। IL-38C ड्रैगन को सेवा मुक्त किया गया है। ये 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी का समुद्री गश्ती टोही निगरानी विमान IL-38 रहा है। सी ड्रैगन को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है? तो सितंबर 2023 में भारत ने पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया। इंद्रजाल क्या है? ये आपका AI पर आधारित, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की एक एंटी ड्रोन प्रणाली है। इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। इंद्रजाल क्या है? स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली है जो शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इंद्रजाल प्रणाली 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है जो 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करती है। अगर देश भर में 10 से 20 अगर इंद्रजाल को लगा दिया जाए तो ड्रैगन किसी प्रकार से जो है ड्रोन हमारे यहाँ जासूसी नहीं कर पाएंगे। ये है इंद्रजाल, जो है विश्व की एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र वाली कंपनी है। नाम है उसका इंद्रजाल मायाजाल। आप ध्यान रखिएगा, मायाजाल इंद्रजाल क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली है, भारत की निजी कंपनी द्वारा विकसित की गई एंटी ड्रोन प्रणाली है। इस अत्याधुनिक प्रणाली को सूक्ष्म, छोटे, बड़े, अत्यधिक बड़े दोनों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम माना जाता है, जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत करता है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंद्रजाल को ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए इंद्रजाल क्या है। ठीक है,
अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण 23 अगस्त को अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अस्त्र मिसाइल आप जानते हैं भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण गोवा तट से LCA तेजस LSB-7 विमान से संचालित किया गया। ठीक है, अभी तक इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI से किया गया था और इस बार इससे किया गया है। अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, मारक क्षमता 100 किलोमीटर। प्रबल रिवाल्वर लाया गया है। 18 अगस्त 2023 को प्रबल नामक रिवाल्वर को लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है। साथ ही भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवाल्वर जो साइड स्प्रिंग से सिलेंडर से लैस है। ठीक है, ये है आपका प्रोजेक्ट कुशा। भारत ने वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली, सतह से वायु, ठीक है, सरफेस टू एयर मार करने के लिए एक प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया है, मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम को प्रोजेक्ट कुशा का नाम दिया गया है। LRSM प्रणाली DRDO द्वारा डिजाइन में विकसित की गई है। इस प्रणाली की परिक्रमा लगभग 350 किलोमीटर की रेंज में स्थित हवाई खतरों जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों, मानव रहित विमानों का पता लगाकर उनको निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ एक त्रिस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है जिसमें शामिल इंस्पेक्टर मिसाइलें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम हुई। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा, जैसे हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि होते थे वो कुश रखते थे, जब पूजा करते तो क्या करते थे, कुश से जल फेंक देते थे और दुश्मन जहां थे वहीं पर नष्ट हो जाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट कुशा को आप समझिए कि भारत की DRDO द्वारा विकसित एक क्या है, एक ऐसी प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र को वायु क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकती है और बड़े विमानों, छोटे विमानों, ड्रोन विमानों सभी से क्या कर सकती है, इसे बचा सकती है। INS कृपाण वियतनाम को सुपुर्द। जून 2023 में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान बान यांग भारत की यात्रा पर थे। भारत सरकार ने वियतनाम को एक सेवारत मिसाइल कार्बेट उपहार में देने की घोषणा की है और इस मिसाइल का नाम है INS कृपाण। भारत ने पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया है। भारत द्वारा जिन देशों को पोत उपहार में किया गया उनमें वियतनाम है, म्यांमार है, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मोजाम्बिक और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। राष्ट्र के लिए 32 वर्षों की शानदार सेवा पूरी करने के बाद INS कृपाण को भारतीय नौसेना से सेवामुक्त करके जुलाई 2023 में वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। INS कृपाण खुखरी श्रेणी का तीसरा स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सर्वेक्षण पोत संशोधक, ठीक है, ये लाया गया है। ठीक है, भारत की ये जो है नौसेना में शामिल जनावरों तृतीय नौसेना अभी शामिल नहीं किए गए। INS संधायक है, INS निर्देशक है, INS इच्छक है और INS संशोधक है। ठीक है, चलिए ये है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। 7 जून 2023 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। 7 जून 2023 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया है। कहां से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इस मिसाइल के 3 सफल प्रयात्मक परीक्षण किए गए हैं। ठीक है, प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च भी किया गया था। इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 2021 में किया गया था और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। यह एक कनस्त्रीकृत कंसाइज मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन लगभग 23 से 25 टन है। चलिए, अग्नि-1 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा के तट पर 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा तट पर स्थित डॉक्टर APJ कलाम द्वीप से अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण संपन्न हुआ। ठीक है, ये एक कॉमन वो था। ठीक है, अग्नि-1 लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत। 5 जून 2023 को केंद्रीय वन, पत्तन, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में MV एम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। MV एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है जो कहां भेजा गया है? जो चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा ने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कंतुराई की यात्रा की है। ठीक है, इसके साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का भी शुभारंभ हो गया है और इसके तहत 3 बंदरगाहों
त्रिंकोमाली, कांकेर उतराई की यात्रा की गई है। ठीक है, बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। 21 अप्रैल 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित बीएमडी इंटरसेप्टर प्रथम मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से किया गया। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वह समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल थी। ठीक है, तो बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? 21 अप्रैल 2023 को 21 अप्रैल 2023 को किया गया, उड़ीसा के तट पर किया गया। ठीक है, और ये अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक है, इसके साथ ही भारत नौसैनिक जलपोत से बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण क्षमता रखने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में भी शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। पनडुब्बी रोधक एंड्रोथ लॉन्च किया गया है। ये मार्च की घटना है, पूछा नहीं जाएगा। एंड्रोथ क्या है? बचना जाने कि भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत है, कोलकाता हुगली में लॉन्च किया गया एंड्रोथ। चलिए, ये रहा। तो अब बाकी तो जनवरी और मार्च की घटना है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आइए इसको देखिए। स्काई हॉक जनवरी 2023 में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया गया था, स्काई हॉक बनाया गया था। प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर क्या है? प्रचंड क्या है? प्रचंड क्या है? एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 30 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस तथा 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजनाओं को अधिग्रहण करने को मंजूरी दी। 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू विमान LCA प्रचंड को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है, प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान को बना रही है। इसे भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत से शुरू किया गया है। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण। INS महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वीं स्टील युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का भी जलावतरण किया गया, अरब सागर में संपन्न हुआ। इसके पूर्व 17 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत INS बिंदगिरी का भी जलावतरण किया गया था। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग एक संक्षिप्त में यहाँ पर देख लें। ये सभी जो लॉन्च किए गए थे ये हैं, इनका पूरा जो क्रम है ये है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि ये जो प्रोजेक्ट 17 है, ठीक है, प्रोजेक्ट 17 के तहत नीलगिरी है और उदयगिरी है, तारागिरी है, महेंद्रगिरी है, हिमगिरी है, दूनागिरी है और बिंदगिरी है। ये प्रोजेक्ट PT 17 के तहत ये सभी गिरी वाले हैं, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और बिंदगिरी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये गिरी नाम से हैं। ठीक है, नीलगिरी ये 2019 में लाया गया था। ठीक है, 2023 में लाया गया बिंदगिरी, 2022 में दूनगिरी। ठीक है, 1 सितंबर 2023 को लाया गया है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये दोनों देखिए 2023 में लॉन्च किए गए। बिंदगिरी 17 अगस्त को लॉन्च किया है गया है और महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसको MDL ने निर्माण किया है, इसका GRASE ने निर्माण किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आपका PT 17 श्रृंखला के तहत निर्मित होने वाले ये आपके महत्वपूर्ण पोत हैं। ठीक है, INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 24 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिस पर जो है MiG-29 के विमान को लैंड कराया गया। ठीक है, इसके पूर्व 2023 में पहली बार दिन में MiG-29K को इस पर लॉन्च कराया गया था। ठीक है, तो रात में इसको जो है लैंड कराया गया है, MiG-29K को लॉन्च कराया गया है। चलिए, INS विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। यह भारतीय नौसेना हेड डिजाइन में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, इस पोत का पूर्ण विस्थापन लगभग 43,000 टन है। ये है भारत के। चलिए, अब आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख युद्धाभ्यास देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए जो मार्च से पहले हुए हैं उनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका जो युद्धपोत आपका जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, उसको आप देखिए।
विनबैक्स, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहता है, प्रमुख युद्ध अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। वियतनाम भारत का क्या एक मित्र देश है। एक्स विनबैक्स 11 से 21 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, चौथा संस्करण था। कहाँ हुई? तो हनोई वियतनाम में हुआ। ठीक है, हनोई वियतनाम में भारत और वियतनाम के बीच एक्स विनबैक्स, आपको ध्यान रखना है, एक्स विनबैक्स 2023, एक्स विनबैक्स आपको रटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको रटना पड़ेगा एक्स विनबैक्स, याद रखिएगा भारत और वियतनाम। यहां से देखिए विन वाह है, यहाँ पर जो है वियतनाम है, इसे याद रखेगी। एक्स विनबैक्स आपको टिक करना होगा। तो वियतनाम में वी है, यहाँ पर भी वी है, तो विनबैक्स अगर नाम से आता है तो वियतनाम से होगा, भारत और विन के बीच होगा। सूर्य किरण भारत और नेपाल का बहुत पुराना ये चल रहा है। 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। इसका 17वां संस्करण है। ये अक्सर उत्तराखंड में ही होता है। उत्तराखंड में कभी पिथौरागढ़ में होगा, कभी जो है मसूरी में होगा, तो इस तरीके से वही होता रहता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण श्रृंखला से चलता है। फिर आता है आस्ट्रा हिंद 2023, 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच चला। इसमें द्विपक्षीय सैन्य भारत द्वितीय संस्करण था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये विदेश में आयोजित हुआ, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच हुआ, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। आस्ट्रा नाम ही है, आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद, आप इसको तुरंत समझ जाएंगे। ये द्वितीय संस्करण था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। फिर आपका आता है काजिंद। ठीक है, काजिंद है आपका, देखिए काजिंद में भारत और कजाकिस्तान है, काह से कजाकिस्तान है काजिंद। यहाँ पर आप देख ले, संयुक्त सैन्य अभ्यास 7वां संस्करण है, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ, ये भी विदेश में हुआ। फिर बोंगो सागर, बंगाल से है तो नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, बोंगो सागर है, बंगाल से है, भारत और बंगाल के बीच हुआ, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, चौथा संस्करण संपन्न हुआ। ये सब नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीनों में है, यही पूछा भी जाता है। फिर हरिमऊ, अब देखिए हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच है, हरिमऊ। अब आपको बताते हैं कैसे आप याद रखेंगे इसको, हरिमऊ को कैसे याद रखेंगे। बोंगो सागर हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। हरिमऊ को कैसे याद रखेंगे, हरि से भारत और मऊ से मलेशिया, माँ है ना, तो हरि से भारत और मऊ से मलेशिया, हरि से भारत, तो ये होगा हरिमऊ। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, उमरोऊ छावनी मेघालय में आयोजित किया गया, भारत में हुआ। सिम्बैक्स सिंगापुर, का से सिंगापुर और बैक्स से भारत। ठीक है, सिम्बैक्स भारत और तीसरे सिंगापुर, सिम्बैक्स याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं बहुपक्षीय होता है, बहुराष्ट्रीय होता है। मालाबार बहुत दिन से चल रहा है, ये समुद्री अभ्यास है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश इसमें शामिल होते हैं, और जब ये चलता है तो पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगी रहती हैं। ठीक है, मेजबान कहाँ हुआ, इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत के तरफ से INS कोलकाता शामिल हुआ, INS सह्याद्री शामिल हुआ, और P-81 समुद्री गश्ती विमान भी इसमें शामिल हुआ। इससे 23वां संस्करण था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यही पूछा जाता है कि मालाबार में भारत का कौन सा वो शामिल हुआ, पोत शामिल हुआ, तो INS कोलकाता शामिल हुआ, INS सह्याद्री शामिल हुआ, और P-8 समुद्री शक्ति विमान शामिल हुआ। ये 1992 से चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मालाबार, बहुत बार ये पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, नोमोडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास से 15वां संस्करण है। कहा, उलान बटार मंगोलिया में हुआ है, उलान बटार में हुआ। तो नोमोडिक मंगोलिया ऐसे याद रखिएगा, नोमोडिक NM है, नोमोडिक है। ठीक है, ये 17 से 31 जुलाई के बीच हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका नोमोडिक एलिफेंट होगा। फिर आपका आता है जीमैक्स, भारत और जापान के बीच, जी है जीमैक्स है तो जापान का हो जाएगा, ये भी याद रहेगा आपको। द्विपक्षीय 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना के INS दिल्ली, INS कोमोर्तो, INS शक्ति शामिल हुआ, ये आपको ध्यान रखना होता है। यही सब प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न यही पूछा कौन कौन सा इसमें शामिल हुआ, तो भारत का INS दिल्ली शामिल हुआ, INS कोमोर्ता शामिल हुआ, और INS शक्ति इसमें मुख्य रूप से शामिल हुआ। 7वां संस्करण था, भारत और जापान, जीमैक्स। एक्वेरियन, भारत और मालदीव, ये चर्चा में है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता, 12वां संस्करण है, चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित हुआ।
ठीक है। इक्वेरियन, ये आपको ध्यान रखना होगा। इक्वेरियन 2023 10 से 24 जून के बीच शामिल हुआ, ठीक है, उत्तराखंड में होता है। फिर आपका आता है अल मोहद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब। देखिए अब एकमात्र ऐसा है जो इस रूप में हुआ है, अल मोहद अल हिंदी। तो अल मोहद है सऊदी अरब, अल मोहद सऊदी अरब और अल हिंदी भारत, ठीक है। तो इस नाम से, ये अरबी नाम से केवल, ये अरबी नाम है और अरबी नाम से केवल अल हिंदी अल, ठीक है, ये केवल और अरब के साथ है, ठीक है, ध्यान रखना, सऊदी अरब के साथ हुआ अल मोहद अल हिंदी। द्विपक्षीय संस्करण है, कहाँ हुआ, अल जुबैल सऊदी अरब में सऊदी अरब में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना के आईएनएस तर्कस, आईएनएस सुभद्रा और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान इसमें शामिल हुए। कहाँ हुआ था, अल जुबैल में हुआ। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति है, चौथा संस्करण है, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना का आईएनएस कवरत्ती, डार्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हुआ। समुद्र शक्ति 14 मई से 2000 के बीच हुआ। अजय, भारत और यूके के बीच हुआ अजय, पूछा नहीं जाएगा लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अजय वारियर है, भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, 7वां संस्करण था, ठीक है, यूके में हुआ। सैली मैदान में भारतीय थल सेना की बिहार रेजिमेंट इसमें शामिल हुई थी, सैनिकों ने भाग लिया। कोप, ये इंपॉर्टेंट रहा है, हालांकि अप्रैल का रहा है लेकिन देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोप इंडिया भारत एवं अमेरिका के बीच हुआ, द्विपक्षीय 6ठा संस्करण भारत के वायुसेना स्टेशनों से कलाई, कुंडा, पानागढ़ और आगरा में आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें भारतीय विमान राफेल, तेजस, सुखोई ये सब शामिल होते। कोप इंडिया, ये कई बार प्रश्न पूछा गया कोप इंडिया से। कोप और मालाबार ये दोनों सबसे भारत के सब बहुत पुराने जो है अभ्यास हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रैल तक ये संपन्न हुआ है, इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर स्लीनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी आप जान जाएंगे। तो स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच है, 10वां संस्करण, कोलंबो में संपन्न। भारतीय नौसेना का प्रथम आईएनएस किल्तान कुमोरता श्रेणी ने किया और आईएनएस सावित्री तटीय गश्ती पोत ने किया, ठीक है। बाकी इधर से है मार्च और फरवरी के, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फरवरी, मार्च और जनवरी के हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ट्रोपेक्स है, तो ट्रोपेक्स है, तो ट्रोपेक्स ये है, भारतीय नौसेना का नौसैन्य अभ्यास हुआ, ऑपरेशन ट्रोपेक्स। भारतीय नौसेना का नौसैनिक अभ्यास है, हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था। इस अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स शामिल थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ट्रोपेक्स अभ्यास, डस्टिल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा बस। चलिए, तो ये आपका संपन्न हो गया। ये पूरा का पूरा आपका रक्षा प्रौद्योगिकी, सारी प्रौद्योगिकी मैंने पूरा कर दिया है। पूरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पूरी क्लास एक साथ आपके साथ आ गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या संपन्न हुआ इसमें, खगोल विज्ञान हो गया, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गई, रक्षा प्रौद्योगिकी हो गई, ठीक है। तो पूरे विज्ञान प्रौद्योगिकी को हमने एक साथ समेटने का प्रयास किया है। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण क्लास समझ लीजिए। और इस पूरी रामबाण क्लास को आप DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ जुड़े रह करके बिल्कुल सारगर्भित तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये क्लास यहीं पर पूरी होती है और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि आपका लगभग पूरा दृष्टि भी लगभग पूरी हो गई है। थोड़ा सा संक्षिप्त की बची, बाकी हमने लगभग पूरा कर दिया है, ठीक है। तो ये क्लास आपकी पूरी हुई। आप बने रहिए DPIS के साथ, सबसे भरोसेमंद आपके इस जो आपका साइबर क्षेत्र, जिसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े ये चीज़ें वो चीज़ें की जाती हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे विश्वसनीय प्लेटफार्म जो आपको सबसे सटीक चीज़ें देता है, बिना किसी समय को बेकार किए हुए, समय को बर्बाद किए हुए, समय को आपको इधर उधर नहीं फंसाया जाता, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं। तो बने रहिए हमारे अन्य सभी कोर्सेज के साथ, जिसमें हमारे नए बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं, 2025 और 26 के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। उन बैचेज के साथ भी आप हमारे साथ बने रहिए।